हेलो एंड वेलकम टू अचीवर साइट डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू एमए साइकोलॉजी। आज का जो वीडियो है हमारा एमपीसी 001 के इजी नोट्स की सीरीज का 7th वीडियो है। आज आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, मैंने अभी इंडेक्स ओपन किया हुआ है। लैंग्वेज टॉपिक आपको दिख रहा है जहां से हम स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस 6 वीडियोस में हम अभी का फर्स्ट पेज पे जितना आपको कंटेंट दिख रहे हैं, इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, मेमोरी, ये सब कुछ हम कवर कर चुके हैं। तो आज का जो वीडियो है इसमें हम लैंग्वेज पर बेस्ड कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे। सारे तो नहीं कवर हो सकते एक वीडियो में, लेकिन जितने भी हो सकेंगे वो हम कवर करेंगे बेस्ड ऑन द टाइम लेंथ ऑफ द वीडियो। इसके अलावा मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात वीडियो के बिगिनिंग में बता दूं, ये जो लैंग्वेज टॉपिक है और इसी के साथ दूसरा टॉपिक आपको दिख रहा है प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये दो टॉपिक एग्जामिनेशन में मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रोड्यूस करते हैं। आप देख भी सकते हैं यहाँ पर जो मैंने टॉपिक्स डाले हैं वो औरों के कंपैरिजन में ज्यादा हैं। ये भी एक तरीके से समझ में आने वाली बात है। दूसरा, आप ये मान के चलिए ये दोनों टॉपिक ऐसे हैं जो तीनों सेक्शन में क्वेश्चन प्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ पे आपको सी सेक्शंस के भी क्वेश्चन आसानी से मिल जाएंगे। मतलब छोटे टॉपिक्स ही होते हैं, वैसे तो वो शॉर्ट नोट्स लिखने होते हैं आपको, तो वो इनके ही अंदर कहीं ना कहीं हिडन होंगे। तो जो लैंग्वेज और प्रॉब्लम सॉल्विंग है इस पे आपको बहुत ध्यान देना है। नॉर्मली एक बुक में ऐसा होता है कि शुरू की चीजों को हम ज्यादा कवर कर लेते हैं, शुरू से पढ़ना शुरू करते हैं तो इंटरेस्ट बना रहता है, और लास्ट के जो टॉपिक्स होते हैं उन पर आते आते हम जल्दबाजी करने लगते हैं। ये नॉर्मल है, सब करते हैं ऐसा। लेकिन इसमें आपको ऐसा नहीं करना है, यही बात मैं आपको अभी शुरू में बता देना चाहती हूँ। तो लैंग्वेज के टॉपिक से शुरुआत करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग लास्ट हमारा टॉपिक होगा। आज अफेजिया टाइप्स और अंडरस्टैंड करेंगे कैसे कैसे क्या क्या टॉपिक होते हैं। तो पहले आ जाते हैं जहां पर हमें पहुंचना चाहिए। ये रहा हमारा पेज। ओके, इसमें अफेजिया एंड इट्स टाइप। अब कौन सा क्वेश्चन 6 मार्कर में आएगा, 3 में आएगा या 10 में आएगा, ये मैं आपको बीच बीच में बताती रहूंगी, जो भी टॉपिक जहां पर होगा उसके हिसाब से। और अफेजिया एंड इट्स टाइप कंबाइन करके भी पूछा जा सकता है 10 मार्कर में। लैंग्वेज के क्वेश्चंस में ऐसे टॉपिक्स बहुत हैं जो 10 मार्कर में कंबाइन होंगे। कंबाइन मतलब 6 मार्कर प्लस 4 मार्कर, कुछ दो टॉपिक्स को मिक्स कर सकते हैं। तो आपको लेंथ के हिसाब से ऐसा लगेगा कि उतना शायद लेंथ उतनी नहीं है, मगर मैंने नोट्स बनाए ही उस हिसाब से हैं जिस हिसाब से पहले पूछे गए हैं। और आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है कि कुछ भी ऐसा नहीं आएगा जो आप ना कर सकें। तो अफेजिया एंड इट्स टाइप से शुरुआत करते हैं। पहले तो ये जान लेते हैं कि अफेजिया है क्या। अफेजिया एक डिसऑर्डर है, एक कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है। कम्युनिकेशन लैंग्वेज से एसोसिएटेड है, तो यानी कम्युनिकेशन में होने वाली प्रॉब्लम्स लैंग्वेज के अंदर आएंगी। तो ये एक प्रॉब्लम है जिसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है कि अफेजिया क्या है और इसके डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं। तो ये जान लीजिए कि अफेजिया क्या है। कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है जो पर्सन की बोलने की, समझने की, लैंग्वेज को रीड और राइट करने की कैपेबिलिटी पर स्ट्राइक करता है। इसके अलावा इट अकर्स व्हेन द लैंग्वेज एरियाज ऑफ द ब्रेन टिपिकली इन द लेफ्ट हेमिस्फीयर आर डैमेज्ड, ऑफन ड्यू टू स्ट्रोक, ब्रेन इंजरी और ट्यूमर्स। कोई भी तरीके का लैंग्वेज डेवलपमेंट में डिके होना, किसी भी तरीके के लैंग्वेज रिलेटेड डिसऑर्डर का होना, नॉट जस्ट अफेजिया, आगे भी आप पढ़ेंगे अभी लैंग्वेज में और चीजें भी आपको पता चलेंगी। तो किसी भी तरीके का जो डिसऑर्डर होता है उसका मेन कॉज जो होता है वो ब्रेन में होने वाला किसी भी तरीके का डिस्टरबेंस हो सकता है। डिस्टरबेंस का मतलब क्या हुआ? डिस्टरबेंस मतलब कोई केमिकल डिसबैलेंस, कोई इंजरी, या बाय बर्थ कोई ऐसी प्रॉब्लम जो बच्चे के साथ हो गई है, उसकी वजह से उसके लैंग्वेज को लेकर प्रॉब्लम हो सकती है, लैंग्वेज के डेवलपमेंट को लेकर प्रॉब्लम हो सकती है। अब जो अफेजिया होता है ये इंटेलिजेंस को अफेक्ट नहीं करता। अफेजिया से सफर करने वाले जो बच्चे होते हैं वो क्लियरली सोच सकते हैं, चीजों को देख सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लेकिन उनको एक्सप्रेस करने में काफी स्ट्रगल करना पड़ता है, अंडरस्टैंडिंग में भी प्रॉब्लम आती है। मेन कॉजेज जो मैंने आपको बता ही दिए, स्ट्रोक हो सकता है मेन मोस्ट कॉमन, ट्रोमैटिक ब्रेन इंजरी, न्यूरोलॉजिकल डिसीजेज हो सकती हैं, ब्रेन ट्यूमर्स हो सकते हैं। ये इसकी कुछ एक्सपेक्टेड कॉजेज हैं। जब हम टाइप ऑफ अफेजिया की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे जो अफेजिया के टाइप्स हैं ना उनके नेम लर्न करने पड़ेंगे। कई बार आपको चीजें लर्न करने के लिए कहनी पड़ती हैं। अब इस एज पर आके ऐसा लगता है, जब आप पढ़ रहे हैं एमए में, तो वैसे भी अगर आप एक रेगुलर स्टूडेंट भी हैं, लगातार पढ़ते आ रहे हैं, तो भी इस पॉइंट पे आके लर्न करने का, रटने का मन करता नहीं है। मैं उनकी तो बात ही नहीं कर रही जो अब काफी एज के बाद पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं, उनका भी मन नहीं करता जो स्टूडेंट्स होते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप अगर वीडियोस के फॉर्म में बार बार देखें या हाईलाइट करें या लिख कर देखें तो आपको याद हो जाएंगी, ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। अब ये जो ब्रोकाज अफेजिया और वर्निक्स अफेजिया है ना, ये आपको 3 मार्कर में मिल सकते हैं, शॉर्ट नोट की तरह से। इतना ही लिखना है, इससे ज्यादा वहां पे आपको 3 मार्कर में नहीं लिखना है। और ऑल टुगेदर ब्रोकाज अफेजिया, वर्निक्स अफेजिया 6 मार्कर में भी पूछे जा सकते हैं। तो वहां पर आप अफेजिया को डिफाइन भी करेंगे।
देखिए यहाँ से जितना अफेजिया के बारे में लिखा है ना, इसको डिफाइन करते हुए जब आप आएंगे और जब लास्ट में समरी करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो 6 मार्कर के हिसाब से वर्ड लिमिट हो जाएगी, राइट। तो चलिए अब आ जाते हैं अफेजिया के टाइप्स पर। जो ब्रोकाज अफेजिया होता है, इसका नाम है, ये नॉन फ्लुएंट अफेजिया के नाम से भी जाना जाता है। मैं थोड़ा मार्क भी करते चलूं, उससे आप लोगों को भी, आपका भी जो है वो अटेंशन बढ़िया बना रहता है बोर्ड की तरफ, होता है ना ऐसा। तो जो ब्रोकाज अफेजिया है वो हमारा पहला टाइप है, कॉज्ड बाय डैमेज टू ब्रोकाज एरिया, यानी जो फ्रंटल लोब होती है, इसी वजह से इसका ये नाम है। ब्रेन में, अब ब्रेन के स्ट्रक्चर पे आपको जाना पड़ेगा, लेकिन अगर आप बायोलॉजी से जुड़े हुए नहीं हैं, नहीं समझते हैं, तो आप इतना भी ध्यान रख सकते हैं कि जो ब्रेन में फ्रंटल लोब होता है उस एरिया में डैमेज होने की वजह से ब्रोकाज अफेजिया की प्रॉब्लम होती है। क्योंकि अभी तो हमने कहा कि अफेजिया की प्रॉब्लम जो है वो ब्रेन में ही होने वाले इश्यूज की वजह से होती है, तो कौन सा इशू होगा? जो फ्रंटल लोब में डैमेज होगा। अब ऐसे में पर्सन को बोलने में सबसे ज्यादा डिफिकल्टी होती है और कंप्लीट सेंटेंसेस को फॉर्म करने में प्रॉब्लम आती है। सेंटेंसेस को अधूरा छोड़ देना, बातों के ऊपर बात ओवरलैप कर देना, ये सब सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। कॉम्प्रिहेंशन इज यूजुअली प्रिजर्व्ड, स्पीच इज स्लो, एफर्टफुल एंड मे लैक ग्रामर। जो पर्सन की स्पीच होगी वहां पे उसको बोलने में प्रॉब्लम होगी, थोड़ा ग्रामेटिकली भी वो प्रॉब्लमेटिक रहेगा। जैसे वांट वाटर इंस्टेड ऑफ आई वांट अ ग्लास ऑफ वाटर। अब क्या है कि अभी अगर हम बात करें तो जो बच्चे होते हैं वो बोलते ही शॉर्ट में है, तो इसका मतलब ये नहीं है वो सब ब्रोकाज अफेजिया से सफर कर रहे हैं, वो उनका बोलने का तरीका हो सकता है, बट ये एक बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक नजर आने लगती है, मतलब हमेशा ही पर्सन उस तरीके से बिहेव करता है। नेक्स्ट है वर्निक्स अफेजिया। ये जो वर्निक्स एरिया होता है, टेम्पोरल लोब, उसमें होने वाले डैमेज की वजह से ये अफेजिया होता है, इसका कॉज हो गया। यहाँ पे पर्सन बोल तो सकता है फ्लुएंटली, लेकिन बट मेक्स लिटिल सेंस, यानी मेक्स लिटिल सेंस का मतलब हो गया कि वो जो बात है वो क्लैरिटी से नहीं कह पाता, बात तो कह रहा है पर बात में क्लैरिटी नहीं है। अंडरस्टैंडिंग स्पोकन एंड रिटन लैंग्वेज इज इम्पेयर्ड, वर्ड्स में बी जम्बल्ड और मेड अप, कॉल्ड नियोलॉगिज्म। जैसे हमने बोला कि वो जो बात कह रहा है वो बात उसकी सही तरीके से डिलीवर नहीं हो पा रही है, ये वर्निक्स अफेजिया में उसका मेन कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम दिखती है। अच्छा, अफेजिया किसी भी टाइप का हो, प्रॉब्लम तो कम्युनिकेशन में ही दिखेगी। तो कैसे नजर आएगी? जैसे यहाँ पे स्लो और एफर्टफुल हो जाएगी, ग्रामर में लैक करेगा। वर्निक्स अफेजिया में उसके जो वर्ड्स हैं वो जंबल हो जाएंगे और नियोलॉगिज्म का वो यूज करेगा। नियोलॉगिज्म मतलब नॉनसेंस वर्ड, जिनका मतलब नहीं उसे पता होता और किसी को नहीं पता होता, वो वहां पे वो यूज कर लेता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल भी दिया है, आप ही बताइए इसका क्या मतलब होगा, क्योंकि मुझे तो नहीं पता। अब आता है ग्लोबल अफेजिया। ग्लोबल अफेजिया में क्या होता है, हाईलाइट करते हैं। दो नाम आपको याद हो गए होंगे, ब्रोकाज एंड वर्निक्स, तीसरा है ग्लोबल अफेजिया। सीवियर फॉर्म कॉज्ड बाय डैमेज टू बोथ ब्रोकाज एंड वर्निक्स एरियाज। जब दोनों ही एरियाज में, अब ऐसे भी समझ सकते हैं ना आप कि दोनों एरियाज में हो रही है, तो उसको हम क्या कह रहे हैं? ग्लोबल, क्योंकि दोनों में हो रही है, तो ऑल टुगेदर कंबाइन हमने कर दिया। वेरी लिमिटेड एबिलिटी टू स्पीक और अंडरस्टैंड लैंग्वेज। यहाँ पे जाहिर सी बात है, जब दोनों में प्रॉब्लम है तो दोनों ही एरियाज में डिफिकल्टी देखने को मिलेगी। रीडिंग और राइटिंग दोनों अफेक्टेड होंगे, और यहाँ पे दोनों के आप सिम्टम्स को मिक्स कर लीजिए, जो भी आपने दोनों चीजें देखी, जो इफेक्ट देखे, वो कंबाइन हो जाएंगे। देन कम्स एनोमिक अफेजिया। अनोमिक अफेजिया में क्या होता है, पर्सन हैज डिफिकल्टी फाइंडिंग द राइट वर्ड्स, नाउन और वर्ब को अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम आती है। स्पीच इज ग्रामेटिकली बट देयर आर फ्रीक्वेंट पॉजेज, आई नीड टू, द थिंग यू कुक इन, इस तरीके से अपनी बात को कहने में, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग द रिपीटेशन रिमेन मोस्टली नॉर्मल, नॉर्मली रिपीट करना बात को बार बार, ये बहुत कॉमन चीज हो जाती है। तो ये हमने समझ लिया यहाँ पे किस टाइप का, एनोमिक अफेजिया। एनोमिक अफेजिया आपने अंडरस्टैंड किया। अब है कंडक्शन अफेजिया। कंडक्शन अफेजिया में क्या होता है कि यहाँ पे जो डैमेज होता है, कॉज्ड बाय डैमेज टू द नर्व फाइबर्स कनेक्टिंग ब्रोकाज एंड वर्निक्स एरियाज। पर्सन कैन अंडरस्टैंड एंड स्पीक बट हैज ट्रबल रिपीटिंग वर्ड्स और फ्रेजेस। यहाँ पे जो पर्सन है वो समझ भी सकता है, बोल भी सकता है, लेकिन उसको वर्ड्स को रिपीट करने में, फ्रेजेस को रिपीट करने में प्रॉब्लम आती है। तो इस तरीके की, यानी कंडक्ट करने में, कंडक्शन अफेजिया है तो मतलब अपने कम्युनिकेशन को कंडक्ट करने में, हैंडल करने में प्रॉब्लम आएगी, तो वो कंडक्शन अफेजिया हो जाएगा। समरी टेबल यहाँ पे एक दी हुई है, अब आपके लिए है ये, आपको ही देखना है इसको, क्योंकि जितने भी हमने टाइप पढ़े उसमें स्पीकिंग क्या थी, अंडरस्टैंडिंग कैसा था, रिपीटेशन कैसा था, आप इसे एक बार देख लेंगे तो आपको
एक रिकॉल करने के लिए इजी हो जाएगा, उसके लिए बनाया है। हाँ, एग्जाम में भी आप बना सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, अच्छा एक इम्प्रेशन जाएगा। ट्रीटमेंट की बात करें तो अच्छा आप सोचिए कि जिस पर्सन को कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम आएगी आप उसको क्या ट्रीटमेंट देंगे। उसको लैंग्वेज से रिलेटेड ही थेरेपीज दी जाएंगी, तो स्पीच लैंग्वेज थेरेपी यूज की जाती है, ग्रुप थेरेपी एंड कम्युनिकेशन ट्रेनिंग दी जाती है। कुछ अल्टरनेटिव मेथड्स हो सकते हैं जिससे अपनी बात को वो और किस तरीके से कहे, जिसमें जो हमेशा तो एप्लीकेबल नहीं होंगे, क्योंकि आप अगर कुछ ड्रॉ करके अपनी बात कहना चाहते हैं या कुछ और तरीके से कहना चाहते हैं तो वो हर सिनेरियो में फिट तो नहीं होगा, लेकिन उसकी प्रैक्टिस से पर्सन बोलने की जो है बेहतर तरीके से प्रैक्टिस कर पाएगा। और रिकवरी जो है वो इस पे डिपेंड करती है कि क्या कॉजेज हैं, सिवियरिटी क्या है, और थेरेपी कितनी ज्यादा हम उसको दे पा रहे हैं, कितना वो ले पा रहा है थेरेपी। तो एक चैलेंजिंग कंडीशन है अफेजिया, लेकिन राइट सपोर्ट और ट्रीटमेंट अगर दिया जाए तो इंडिविजुअल जो है वो इम्प्रूव ही करते हैं अपने कम्युनिकेशन स्किल में। अगला टॉपिक है हमारा स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन। 10 मार्कर में अक्सर पूछ लिया जाता है, तो 10 मार्कर में तैयार हो जाइए इसे पढ़ने के लिए। ठीक है, अब लैंग्वेज एक्विजिशन जो वर्ड है, अब आप ही मुझे बताइए कि लैंग्वेज एक्विजिशन का मतलब क्या निकल रहा है। लैंग्वेज एक्विजिशन का मतलब होता है लैंग्वेज को एक्वायर करना। और जब हम लैंग्वेज को एक्वायर करेंगे तो कौन कौन सी वो स्टेजेस होंगी जो यहाँ पर होंगी, उन्हीं को हमें पढ़ना है। लैंग्वेज एक्विजिशन इज द नेचुरल प्रोसेस बाय विच ह्यूमन लर्न टू अंडरस्टैंड एंड यूज लैंग्वेज। तो लैंग्वेज को एक्वायर करना इज लैंग्वेज एक्विजिशन, और एक्वायर करने में क्या क्या करेंगे हम, अंडरस्टैंड करेंगे और उस लैंग्वेज को यूज करना सीखेंगे। जैसे आपने जापानीज सीखी, जापानीज आप अंडरस्टैंड करने लगे, तो अब उस अंडरस्टैंड करने के बाद आप क्या करेंगे, उसको यूज भी करेंगे, कहीं ना कहीं बोलेंगे जापानीज लैंग्वेज में। तो उसी तरीके से लैंग्वेज जो होती है, जब हम उसको एक्वायर करते हैं मतलब उसे अंडरस्टैंड करते हैं और उसका यूज करते हैं। इट स्टार्ट फ्रॉम इन्फेंसी एंड प्रोग्रेसेस थ्रू डिस्टिंक्ट स्टेजेस एज द चाइल्ड ग्रोज एंड गेन्स कॉग्निटिव एंड सोशल एक्सपीरियंसेस। ये स्टार्ट कहाँ से होती है, छोटा बच्चा तरीकों से, उसके अपने तरीके हो सकते हैं बात को कहने के। जैसे आपको पता है शुरुआत में बच्चा सिर्फ बैबलिंग करता है, कूइंग करता है, फिर धीरे धीरे वर्ड्स पे आता है। तो जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होती हैं उससे वो ग्रो करता जाता है और एक वक्त पर आकर हमसे अच्छे से बात करने लगता है, प्रॉपर कम्युनिकेशन होने लगता है, लेकिन उसमें समय लगता है। तो धीरे धीरे जो है वो बच्चा कॉग्निटिव और सोशल एक्सपीरियंसेस के थ्रू गेन करता है। अब इसको हम डिवाइड कर रहे हैं कई पार्ट्स में। सबसे पहले जो पहली स्टेज है वो है प्री लिंग्विस्टिक स्टेज। प्री लिंग्विस्टिक स्टेज मतलब यहाँ पे लैंग्वेज का प्रॉपर यूज नहीं है। क्या क्या यूज होंगे, जेस्चर्स, बॉडी का जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको, उनके थ्रू कैसे भी करके यहाँ पे प्री लैंग्वेज डेवलप होने लगती है। अच्छा, प्री लैंग्वेज का डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। हमें बच्चा एक्सप्रेशंस के थ्रू कहता है। अगर एक बच्चा रो रहा है, छोटा बच्चा है, मान लीजिए 3 मंथ्स का है, 2 मंथ्स का है, वो रो रहा है, तो आप क्या अज्यूम करेंगे। मेरे ख्याल से अगर आप क्लास में भी होते तो आप यही आंसर करते कि हो सकता है उसे भूख लगी हो, या हो सकता है उस जो है वो उसका डायपर चेंज करने की रिक्वायरमेंट हो, या वो कोई और वजह हो सकती है, उसे कोई चीज चुभ सकती है, ये भी वजह हो सकती है, मतलब मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। पर वो एक रोना जो उस बच्चे का एक क्राई वाला इमोशन है, वो हमें ये दिखा रहा है, एक्सप्रेशन जो है वो हमें ये दिखा रहा है, हमें बता रहा है कि उससे कुछ तो नीड है, कुछ तो नीड है। ये सभी नीड्स में आ गए, चाहे हमें उसको मिल्क देना हो, चाहे उसको भूख लग रही हो, कुछ और जो भी करना हो उसके साथ में, फिलहाल वो उसकी कुछ नीड है। तो वो जो एक्चुअल स्पोकन वर्ड्स होते हैं उससे पहले बच्चा इसी तरीके से बिहेव करता है, और वो उसकी प्री लिंग्विस्टिक स्टेज के अंदर वो एक्वायर कर लेता है, जिसमें वो रो रहा है, कूइंग कर रहा है, जेस्चर्स बना रहा है, जैसे बच्चा हंसा मुस्कुराया, तो इसका मतलब आप वही एक्टिविटी रिपीट करने लग जाते हैं जिससे वो हंसा। होता ही है, हम सभी करते हैं, मैं खुद भी करती हूँ। अगर कोई छोटा बच्चा मिल जाए और मेरे किसी एक्शन से वो हंसने लगे तो मजा आता है, बार बार करते हैं हम सभी। तो ये सारी चीजें हम उसकी नोटिस करते हैं। लेकिन इसमें भी स्पेसिफिकली 2 मंथ्स में बच्चा कूइंग करने लगता है, मतलब ऊ करके साउंड करना, कुछ कुछ ना कुछ हल्का फुल्का ऐसा साउंड क्रिएट करना, वो कूइंग कहलाता है। और बैबलिंग में बच्चा जो है वो एक ही लेटर को रिपीट करता है, ब ब द द ऐसे करके, हालांकि वो इतना करता नहीं है। 6 मंथ में आते आते बच्चा इतना अच्छे से करता नहीं है, मगर वो एक स्टेज है, यहाँ से बिगिनिंग होती है। ओके, ये जो स्टेज है वो स्पीच का फाउंडेशन क्रिएट करने वाली स्टेज कहलाती है, क्योंकि इस स्टेज में जो इन्फेंट्स होते हैं वो एक रिदम क्रिएट कर रहे होते हैं, उसी रिदम पे वो आगे चलते हैं। तो प्री लिंग्विस्टिक तो बड़ी सिंपल है, आपने देखा यहाँ पे प्री लैंग्वेज का यूज होता है। अब आती है वन वर्ड स्टेज। वन वर्ड स्टेज का मतलब क्या हुआ, बच्चा एक वर्ड बोलता है लेकिन हम समझ जाते हैं कि उसे क्या चाहिए, वो कहना क्या चाहता है। हर बार वो उसे कुछ चाहिए ही नहीं होता है, वो कुछ और भी बात कहना चाहता होता है।
तो उस वर्ड से हम समझ जाते हैं। ठीक है, तो जो चाइल्ड है दैट स्पीक सिंगल वर्ड्स टू रिप्रेजेंट एंटायर थॉट। बॉल बॉल, अगर वो बॉल बॉल 2-3 बार बोल दे तो समझ में आ जाता है कि वो खेलना चाहता है ना। अगर वो पार्क में झूला देख के उसकी तरफ इशारा कर दे या ऐसे बोल दे झूला या पार्क, तो हम समझ जाते हैं कि बच्चा पार्क में जाके खेलना चाहता है। तो एक वर्ड जो है वो पूरे उसके थॉट को रिप्रेजेंट करता है। ये कहलाती है वन वर्ड स्टेज, जिसको हम होलोफ्रेस्टिक स्टेज भी कहते हैं। ये लगभग 12 से 18 मंथ्स के बीच में देखने को मिलती है। तो यहाँ पे बच्चा एक सिंगल वर्ड को बोलता है लेकिन हम समझ जाते हैं कि बच्चा कहना क्या चाह रहा है। यहाँ पे जो पर्पस होता है वो वर्ड्स जो होते हैं वो एज अ सिंबल फॉर ऑब्जेक्ट्स और नीड्स यूज होते हैं। मैंने कहा ना कि उसने एक वर्ड कहा, हम समझ गए कि उसकी कुछ नीड है। उसने कहा बॉल, तो हम समझ गए कि वो खेलना चाहता है। उसने बोला टॉय या कुछ भी और चीज की इशारा किया कार, तो मतलब वो उसे खेलना चाहता है। तो ये वर्बल कम्युनिकेशन की बिगिनिंग होती है। क्या होती है? वर्बल कम्युनिकेशन की बिगिनिंग, मतलब यहाँ से अब बच्चा जो है वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस कर रहा है। जैसे ही वन वर्ड स्टेज खत्म तो नहीं होती है कहेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसी रात पे जाके खत्म हो जाती है, अगले दिन से टू वर्ड शुरू हो जाती है। ये तो साइमल्टेनियस प्रोसेस होता है, कहाँ से कहाँ लिंक हो जाती हैं चीजें। टू वर्ड स्टेज लगभग 14 से 24 मंथ्स के बीच में होती है, जहां पे अब बच्चा उस वन की जगह पे दो वर्ड बोलने लगता है। तो सिंपल है, ये स्टेज भी समझना। टू वर्ड स्टेज में क्या होगा, दो वर्ड को कंबाइन करता है और सिंपल फ्रेजेस बनाता है। यहां पर भी हम उसके दो वर्ड से पूरा स्टेटमेंट समझ जाते हैं। जैसे वांट जूस, कम हेयर, ये तो कुछ ज्यादा अच्छे से हो गए, कम हेयर तो दो वर्ड का ही एक स्टेटमेंट है। पर इसी तरीके से वो नॉर्मली नाउन और वर्ब को या वर्ब और ऑब्जेक्ट को मिला के कोई बात कहने की कोशिश करता है। यहाँ पे ग्रामर आने तो लगती है लेकिन वो कंप्लीट नहीं होती है। पहले अभी तक ग्रामर का कोई इंट्रोडक्शन नहीं था। अभी तक तो केवल पहले वर्बल लैंग्वेज, वर्बल वाले पार्ट पे बच्चा आना शुरू हुआ। अब क्या है, ग्रामर भी ऐड होने लगती है। और ग्रामर वो ये जानता नहीं कि वो ग्रामर यूज कर रहा है, लेकिन ग्रामर ऑटोमेटिकली आने लगती है। यहाँ पे सिंथेटिक डेवलपमेंट शुरू हो जाता है एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट एक्शन। जैसे यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है टू वर्ड में। जब हमने कहा कि वर्ब आ जाता है, ऑब्जेक्ट आ जाता है, तो बच्चा ये जानता है कि उसको किस चीज के लिए बोलना है। जैसे अगर वो ये कह रहा है कि फॉर एग्जाम्पल वो अपने टॉय के लिए कह रहा है, तो उसे पता है कि इस टॉय से खेलना है। ये भले ही वो अपने एनवायरनमेंट में रह के सीखा है, क्योंकि बार बार वो उस चीज से खेलता है तो उसे समझ में आ गया खेलना है। लेकिन यही समझ तो आनी है उसके अंदर। अगर ये भी ना आए तो बच्चा फिर अफेजिया में नहीं पहुंच जाएगा। तो हमें ये समझना है कि अगर वो खाने की चीज को देखकर खाने का ही वर्ब यूज कर रहा है तो मतलब उसका कम्युनिकेशन सही जा रहा है। और ये हमें जनरली लगता है कि अरे खाने की चीजें तो खाने के लिए तो कहेगा, हाँ तो वही कहना है उसको और तभी वो सही होगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि वैसा ही कहे, वो कुछ और भी कह सकता है, खाने की चीज के साथ में कुछ और जाने की चीज को जोड़ सकता है या कुछ भी मिक्स कर सकता है ना, अगर वो लैंग्वेज उसका सही से डेवलपमेंट नहीं होगा तो फिलहाल टू वर्ड स्टेज में आते आते ये जरूरी हो जाता है कि जो कॉम्बिनेशन वो वर्ड्स का बना रहा है दो शब्दों का, वो शब्द एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट भी करते होने चाहिए। अब आती है टेलीग्राफिक स्टेज। टेलीग्राफिक स्टेज जो है 24 से 30 मंथ्स के बीच में होती है। यहाँ पे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होने लगती है। अब इस स्टेज में क्या होता है, बच्चा 3 से 5 वर्ड्स को एक साथ कंबाइन करने की कोशिश करता है और ये बहुत नेचुरली करने लगता है। मोर जूस प्लीज, है ना। और यहाँ पे वो आर्टिकल्स, प्रपोजिशन, बट, क्योंकि, इस तरीके के जो है कंजंक्शंस भी यूज करता है। डिफरेंट ग्रामेटिकल सिस्टम को वो कंबाइन करने की कोशिश करता है बिना ये जाने हुए कि ये एक लैंग्वेज का पार्ट है। अच्छा, हमने यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिखे हैं इंग्लिश में, हिंदी में भी बात हो सकती है, अपनी मदर टंग में भी, वो जिस लैंग्वेज में भी उसका डेवलपमेंट हो रहा है वो उसी लैंग्वेज के हिसाब से बात करेगा। तो यहाँ पे पर्सन जो है टेलीग्राफिक स्टेज में 3 से 5 वर्ड्स की तरफ पहुंच जाता है। इस स्टेज का जो पर्पस होता है वो होता है वोकैब और सेंटेंस फॉर्मेशन में ग्रोथ को दिखाना। ये होना चाहिए, सेंटेंस का फॉर्मेशन अब शुरू हो जाना चाहिए। 3 वर्ड से आगे, 2 वर्ड से आगे बच्चा बढ़े और सेंटेंस का फॉर्मेशन हो। उसके बाद है लेटर मल्टी वर्ड स्टेज। ये जो स्टेज है वो 30 मंथ्स ऑनवर्ड्स देखने को मिलती है। 30 मंथ्स का मतलब हो गया काफी बड़ा हो जाता है बच्चा, और यहाँ पे फुल सेंटेंसेस करेक्ट ग्रामर के साथ यूज करने लगता है। उसको पता होता है कि अगर मैं कोई बात कह रहा हूँ, जैसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो वो अपनी मम्मा से पूछेगा, मम्मा क्या मैं खेलने जा सकता हूँ। अब ये जो जा सकता हूँ, जो मैंने टोन यहाँ पे यूज की है, वो टोन भी वहां पे आ जाती है। मैं खेलने जा सकता हूँ ऐसे नहीं आएगी, उसकी बात क्वेश्चन को क्वेश्चन की फॉर्म में ही कहेगा,
है ना। और जहां पर वो अपनी बात खत्म कर रहा है वहां पे वो बात को एंड करते हुए सेंस में कहेगा कि मम्मा मैंने अपना होमवर्क कर लिया है। अब ये जो स्टेटमेंट है ये बता रहा है कि यहाँ बात एंड हो रही है। तो इस तरीके से जो उसका बात को कहने का तरीका है वो भी यहाँ से डेवलप होने लगता है, और जो स्पीच है वो काफी अडल्ट लैंग्वेज से सिमिलर होने लगती है, वैसे ही जैसे हर कोई हम में से बोलता है। और माइनर एरर्स तो होंगी क्योंकि बच्चा है, वो परफेक्टली तो नहीं बोलेगा, और कभी कभी वर्ड्स गलत भी बोलेगा क्योंकि उसको नॉलेज नहीं होगी, वो नॉलेज की वजह से होगा, ना कि अफेजिया की वजह से। तो लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है? एक यूनिवर्सल एंड सीक्वेंशियल प्रोसेस है। आपने देखा ना, सीक्वेंस में चल रही थी लैंग्वेज, अब एक्वायर हो रही थी, और ये बहुत सारे फैक्टर से इन्फ्लुएंस्ड होती है। यानी किसी का ब्रेन कैसे डेवलप्ड है, अगर मान लीजिए भी अफेजिया ही आपने पढ़ा है सो फार लैंग्वेज में, तो मैं उसी के हिसाब से बात करूंगी, उतना ही डिस्कस करूंगी जितना बताया है मैंने आपको। मान लीजिए उसके ब्रेन डेवलपमेंटल रिलेटेड कोई इशू है, तो ये एक बायोलॉजिकल फैक्टर होगा और उसके स्टेजेस को एक्वायर करने में लेट कर देगा। जैसे हमने देखा है कई बच्चे जो होते हैं वो एक सर्टेन एज तक आके 2 साल 2.5 साल बोल नहीं पाते, बोलते ही नहीं है, पेरेंट्स को फिक्र होने लग जाती है कि बच्चा हमारा बोल क्यों नहीं रहा है। तो वो डेवलपमेंटल डिले हो सकता है, कोई बायोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं। तो जरूरी नहीं है जो हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया कि इस स्टेज में इतने से इतना बोलना है, बोल क्यों नहीं रहा है, बोलेगा वो हर हालत में, ऐसा नहीं होगा। हर बच्चे की अपनी एक स्पीड होती है। फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बच्चा किस तरह के उसके पेरेंट्स का जेनेटिक हिस्ट्री रही है, क्या उसको रिसीव हुआ है, और सोशल इंटरेक्शन की भी बात होती है। आप देखिए एक फैमिली जहाँ बहुत बातूनी लोग होंगे, वहाँ जो कोई छोटा बच्चा होगा वो भी बातूनी हो जाता है। मैंने तो खैर से बहुत करीब से देखा है, इसलिए मुझे पता है ये बात। तो सोशल इंटरेक्शन में ये चीजें होती हैं। अब ये सेम ऑर्डर में ही चलते हैं, लेकिन फिर भी मैंने जो आपको बात बताई वो यहाँ पे समराइज करके इन्होंने भी कह दिया है कि हर बच्चे का अपना एक डेवलपमेंटल स्पीड होती है और वो उस स्पीड से चलता है, उस पेस से चलता है, और चीजें आगे पीछे थोड़ा बहुत हो सकती हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज बिहेवियरिस्टिक थ्योरी ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन। एक क्विक ब्रेक लूंगी मैं क्योंकि पानी की मुझे जरूरत रहती है। चलिए, तो मैं क्लास में वापस आ जाती हूँ उस ब्रेक के बाद, और हम थे बिहेवियरिस्टिक थ्योरी ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन टॉपिक पर। इस टॉपिक के बारे में मैं आपको बता दूं, अगर ये 10 मार्कर में आ गया तो आपके बहुत मजे हैं, क्योंकि इतना आसान, इतना अच्छा, इतना प्यारा टॉपिक है ना, जिसको आप बहुत आसानी से लिख के आ पाएंगे। अभी जब मैं आपको समझाऊंगी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा सब कुछ समझने में। आज थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे हो रही है बोर्ड पर अपना वर्क करने में, बीच बार बार थोड़ा सा लैगिंग हो जा रही है, तो देखूंगी इशू को आफ्टर द क्लास रिजॉल्व करूंगी। फिलहाल आप मेरे साथ एडजस्ट कीजिए। बिहेवियरिस्टिक थ्योरी ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन क्या कहती है, थ्योरी पे बाद में आएंगे, थोड़ा सा पहले बातें करते हैं आपसे। बिहेवियरिस्टिक थ्योरी और लैंग्वेज एक्विजिशन दो बातें हैं जिससे कनेक्ट करते हुए पहले मुझे आपको कुछ समझाना है, थ्योरी पर उसके बाद आएंगे। सबसे पहले तो ये चीज बिहेवियरिज्म से एसोसिएट करेगी लैंग्वेज के डेवलपमेंट को। दो बातें हैं। बिहेवियरिज्म एक ऐसी एरा थी जिसमें बिहेवियर पर फोकस किया जाता था, यानी कि जो ह्यूमन का जो बिहेवियर है उसके थ्रू ही हम उस पर्सन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। दूसरी बात, बिहेवियरिज्म के ही अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रखा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट बात की गई थी, जो कि अल्बर्ट बेंड्यूरा की थ्योरी थी बिहेवियरिज्म के टाइम की, जिसमें ये कहा जाता है कि जो बच्चे होते हैं ना वो देख कर सीखते हैं। तो यानी लैंग्वेज एक ऐसी चीज है, अब जब हम कनेक्ट करेंगे तब हम समझेंगे कि जो देख कर भी सीखी जा सकती है, सुनकर, ऑब्जर्व करके, नोटिस करके सीखी जा सकती है। राइट, देखने का मतलब सिर्फ देखना नहीं है, ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग जिसे हम कहते हैं। अब अगर इधर लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज का डेवलपमेंट हम बच्चों में ही तो होते हुए देखते हैं। आपने कभी देखा है कि 20 ईयर्स के बाद किसी ने अपनी लैंग्वेज उसकी डेवलप हो रही है? वो नई लैंग्वेज सीख तो सकता है, मगर वो ऑलरेडी एक लैंग्वेज, प्राइमरी लैंग्वेज जो है उसको एक्वायर कर चुका है, हर कोई, हर पर्सन। राइट, अनटिल अनलेस उसके संग कोई डिसऑर्डर या कोई इश्यू और ना हो तब। तो अब हम यहाँ जब दो टॉपिक को कनेक्ट करेंगे तो हम यही चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से एक बच्चा दुनिया में आने के बाद धीरे धीरे लैंग्वेज को सीखता है विद मल्टीपल थिंग्स, देखता है, सुनता है, बोलते हुए नोटिस करता है, वो कनेक्ट कर दी गई बिहेवियरिज्म से। वो ये कॉन्सेप्ट को जोड़ा गया कि यहाँ पर बिहेवियरिज्म के कॉन्सेप्ट तो ऑटोमेटिकली आ रहे हैं, क्योंकि बच्चा लैंग्वेज कैसे एक्वायर कर रहा है, वो टीवी देख रहा है यानी वो ऑब्जर्व कर रहा है, वो अपने मम्मी पापा को बातें करते हुए सुन रहा है यानी कि वो ऑब्जर्व कर रहा है, वो अपने आसपास भाई बहनों को खेलते हुए, लड़ते झगड़ते हुए देख रहा है यानी कि वो ऑब्जर्व कर रहा है। तो ऑब्जर्वेशन तो उसका लगातार हो रहा है। अब इसी कॉन्सेप्ट को बिहेवियरिस्टिक थ्योरी में लैंग्वेज एक्विजिशन से जोड़ दिया गया कि बिहेवियरिस्टिक थ्योरी ये कहती है कि लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन होता है,
और लैंग्वेज एक्विजिशन भी ऑब्जर्वेशन के थ्रू होता है। और भी फैक्टर्स हैं, सिर्फ ऑब्जर्वेशन के थ्रू नहीं होता है कि बच्चा जो है, जेनेटिकल कंपोनेंट्स हो सकते हैं, कॉग्निटिव एबिलिटीज क्या है, सब हैं, मगर ऑब्जर्वेशन भी एक बड़ा रोल प्ले करता है, उसको हम किनारे नहीं कर सकते। तो अब इस थ्योरी में कुछ ज्यादा खास नहीं बचा। अगर आपने मेरे जो हमारा कॉन्वर्सेशन था, कॉन्वर्सेशन कह रही हूँ, वन वे हो रहा है, ये तो मैं ही आपसे बोल रही हूँ, आपको कहाँ बोलने का मौका मिल रहा है। तो जो बिहेवियरिस्टिक थ्योरी है, ये BF स्किनर, अच्छा स्किनर का नाम बिहेवियरिज्म से जुड़ा है। अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं, मेरे पहली बार शुरुआत में पढ़ रहे हैं मुझसे, तो अभी आप नहीं जानते होंगे BF स्किनर के नाम को। लेकिन जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं, और कुछ तो मेरे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, जो एक स्टूडेंट का मैसेज आया मेरे पास कि मैम मैंने देखा कि आपने तो इजी नोट्स के न्यू वीडियोस लॉन्च करने शुरू कर दिए हैं। वैसे तो मैंने फर्स्ट ईयर पास आउट कर लिया है, लेकिन मेरा मन कर रहा है मैं उन्हें फिर से देखना शुरू कर दूं। तो ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं हमारे जो ये नोटिस कर रहे हैं कि हम कुछ और तरीके से चीज़ों को बेहतर करके पढ़ा रहे हैं। फिलहाल वापस आते हैं। तो BF स्किनर का नाम जुड़ा है, उन्होंने ये थ्योरी ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन दी है। उनका ये कहना था, अब आपको लैंग्वेज बड़ी कनेक्टेड लगेगी, देखिएगा, कि हाउ चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज थ्रू इंटरेक्शन विद देयर एनवायरमेंट। इस बात पर उनका फोकस था कि जो बच्चे हैं वो अपने एनवायरमेंट में जब इंटरेक्ट करते हैं, एनवायरमेंट में इंटरेक्ट करने का क्या मतलब है, हवाओं से बातें नहीं करते हैं। एनवायरमेंट में इंटरेक्शन का मतलब है कि जो चीजें हैं हमारे आसपास या हो रही हैं, उनको देखना, उन पे ध्यान देना। It views language learning is a behavior shaped by stimulus response association. क्या है ये टर्मिनोलॉजी, स्टिमुलस रेस्पॉन्स एसोसिएशन? स्टिमुलस इस वक्त ये वीडियो और मैं आपके लिए एक स्टिमुलस है। अब इसको देखकर आप या तो बहुत अच्छा फील कर रहे होंगे, या बहुत बेकार फील कर रहे होंगे, या न्यूट्रल फील कर रहे होंगे, ये आपका रिस्पॉन्स है। ओके, तो ये जो हमारा एसोसिएशन है आपका और मेरा, ये है स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन। मतलब किसी भी चीज को देख के, जैसे ये पानी की बोतल रखी है यहाँ पे, ठीक है, इस बोतल को देखकर मैंने सोचा कि ये बोतल पानी खत्म होने वाला है, इसको रिफिल कर लेती हूँ। तो इस बोतल के टुवर्ड जो मेरा रिएक्शन है वो रिस्पॉन्स है, और इस तरह से हमारे बीच में एक लिंक बन रहा है, दैट इज कॉल्ड स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन। रीइंफोर्समेंट एंड इमिटेशन। रीइंफोर्समेंट मतलब अगर हम किसी भी चीज को रीइंफोर्स, दोबारा से फोर्स करेंगे बेहतर बनने के लिए, तो वो रीइंफोर्समेंट हो जाता है। और इमिटेशन यानी इमिटेट करना, देख के कॉपी करना। तो इन सब चीजों की बात की गई है कि ये सब चीजें लैंग्वेज की लर्निंग में अपना रोल प्ले करती हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं कि बिहेवियरिस्टिक थ्योरी में क्या की पॉइंट्स लिए गए हैं। वैसे तो मैंने आपको समझा दिए हैं, लेकिन फिर भी आपको क्विकली बता देती हूँ। लैंग्वेज इज लर्नड नॉट इनबॉर्न। कोई भी दुनिया में बोलता हुआ नहीं आता है, सिर्फ रोता हुआ तो आता है, पर बोलता हुआ नहीं आता है। तो लैंग्वेज को लर्न किया जाता है, और जो भी चीज लर्निंग होगी, बिहेवियरिज्म जो है वो लर्निंग पे फोकस करता है कि हर चीज को लर्न किया जा सकता है, किसी भी बिहेवियर को लर्न या अनलर्न भी किया जा सकता है। तो इसी तरीके से ये थ्योरी कनेक्ट कर देती है कि जो लैंग्वेज हम लर्न करते हैं वो हम इस दुनिया में आने के बाद करते हैं, किसी भी इनेट एबिलिटी के साथ हम नहीं आते हैं बोलने की। और लैंग्वेज को हम अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू लर्न करते हैं। अब इमिटेशन की बात करें तो इमिटेशन मतलब देख, ऑब्जर्वेशन लर्निंग, एक देख के सीखना। तो जो बच्चे होते हैं वो पेरेंट्स की स्पीच को इमिटेट करते हैं, केयर गिवर और जो भी उनके आसपास है ना। अगर वो मिल्क वर्ड बार बार सुन रहा है तो वो मिल्क वर्ड बोलने लगेगा। इसीलिए तो कहते हैं बच्चों के सामने अच्छे से बिहेव करना चाहिए। रीइंफोर्समेंट की बात करें कि जब पेरेंट्स या अडल्ट्स पॉजिटिवली रिएक्ट करते हैं तो बच्चा बेहतर सीखता है। जैसे अगर हमने बच्चे से कहा बेटा बोलो इस वर्ड को 4 बार बोलो, 5 बार बोलो, उसने अच्छे से बोला तो वेरी गुड, शाबाश, आपने बहुत अच्छा किया। तो ये वर्ड्स क्या है, उसके ऊपर मैजिकली वर्क करते हैं रीइंफोर्समेंट की फॉर्म में। और उसके बाद क्या होता है, जो बच्चा है वो बेहतर कर पाता है। तो यहाँ पे उसकी लैंग्वेज पे रीइंफोर्समेंट भी अपना इफेक्ट डालता है। इन दिनों क्लासेस में मुझे मल्टीपल वाटर ब्रेक्स लेने पड़ रहे हैं। कोशिश कर रही हूँ कि फ्लो में ही चलता रहे, क्योंकि जब से मैं थ्रोट इन्फेक्शन से बाहर निकली हूँ, गला इतना अच्छा सपोर्ट कर नहीं रहा है कि मैं बहुत लाउड बोल सकूं। ये वीडियोस भी जो हैं एक लोअर वॉल्यूम पर ही बना रही हूँ, बाकी एडिटिंग के इफेक्ट से बढ़िया हो जाएंगे, आप तक बहुत अच्छी आवाज़ आएगी, डोंट वरी। कंडीशनिंग की बात करते हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग भी लर्निंग में अपना एक रोल प्ले करती है। दिस मीन्स बिहेवियर्स दैट आर रिवॉर्डेड विल बी रिपीटेड। जिन बिहेवियर को या हम रिवॉर्ड करेंगे, यानी एक टाइप का एनकरेजमेंट देंगे, वो बिहेवियर रिपीट होंगे तो कंडीशनिंग कहलाती है। और लैंग्वेज के केस में भी यही होगा, जो बच्चा सीखेगा तो हम उसको यहाँ पर कंडीशनिंग की हेल्प से बेटर बनाएंगे। अब
कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, अ चाइल्ड सेज बॉल एंड द पेरेंट गिव्स देम अ बॉल, तो ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। अ चाइल्ड क्राइज एंड सेज मिल्क एंड रिसीव्स मिल्क, द चाइल्ड लर्न्स टू यूज द वर्ड मिल्क इंटेंशनली। क्रिटिसिज्म की बात करें बिहेवियरिस्टिक थ्योरी की, तो ये इंटरनल मेंटल प्रोसेसेस को इग्नोर करती है, करेगी ही, क्योंकि बिहेवियरिज्म से जुड़ी हुई है। बिहेवियरिज्म जो है वो ये कहता है कि जो भी चीज ऑब्जर्वेबल है बस वही आप बिहेवियर में देख सकते हैं। हमारे अंदर भी बहुत सारी चीजें होती हैं, अनकॉन्शियस कोई ले लीजिए, अनकॉन्शियसली जो हम चीजें करते हैं तो उनको नोटिस नहीं करता, ये उसको पूरी सिरे से डिस्कार्ड कर देता है। चिल्ड्रन ऑफ्टन प्रोड्यूस नोवेल सेंटेंसेस दे हैव नॉट हर्ड बिफोर, तो यानी कि वो इमिटेशन की हेल्प से भी निकले होंगे, लेकिन इमिटेशन भी अकेला उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अच्छा, नॉर्म चॉम्स्की की भी थ्योरी है, आगे पढ़ेंगे उसके बारे में बात करेंगे, फिलहाल यहाँ मेंशन्ड है। तो कुल मिला के जो बिहेवियरिस्टिक थ्योरी है वो एम्फेसाइज करती है कि लैंग्वेज इज लर्न थ्रू imitation, reinforcement and conditioning, while it explains how environmental influences language डेवलपमेंट। ओके, तो ये सारी बातें हैं इस थ्योरी के बारे में। मेरे ख्याल से आपने अच्छे से समझ लिया कि बिहेवियरिस्टिक जो थ्योरी है वो क्या कहती है। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज मीनिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म एंड इट्स बेनिफिट्स। एक बार मुझे क्विकली देखना है कि ये टॉपिक आज हमें कवर करना है या नहीं, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ऑल राइट, तो यस, हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। ज़्यादा कुछ खास है नहीं इसमें। जो मल्टीलिंगुअलिज्म का टॉपिक है वो ये बताता है कि जब मल्टीपल लैंग्वेजेस पर्सन बोल सकता है तो वो मल्टीलिंगुअल कहलाता है। कम से कम 3 लैंग्वेजेस या उससे ज़्यादा लैंग्वेज की कैटेगरी में हम मल्टीलिंगुअलिज्म को रखते हैं, अदरवाइज 2 तो हम सभी बोल लेते हैं। एक हमारी जो मदर टंग है और दूसरा एक नेशनल लैंग्वेज, जो इंटरनेशनल लैंग्वेज जो होती है कोई ना कोई सबको आती है। इंग्लिश तो सभी बोल लेते हैं ऑलमोस्ट, तो 2 लैंग्वेजेस की हम नॉलेज रखते ही हैं, लेकिन हम सभी मल्टीलिंगुअलिज्म की कैटेगरी में नहीं फॉल होंगे जब तक 3 लैंग्वेजेस की हमें नॉलेज ना हो। क्या होता है इसका मीनिंग, स्ट्रक्चर, ये पूछा जाता है एग्जामिनेशन में काफी, तो आइए कवर करते हैं इसे क्विकली। मल्टीलिंगुअलिज्म रेफर टू द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन और अ कम्युनिटी टू यूज मोर देन 2 लैंग्वेजेस। जैसे मैंने अभी बताया, कोई भी पर्सन जो बोल सकता है, लिख सकता है और उसको पढ़ भी सकता है 3 या उससे ज्यादा लैंग्वेज, उसको हम मल्टीलिंगुअल कहते हैं। हमारी कंट्री में, इंडिया में काफ़ी जगह पर ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, क्योंकि एक नॉर्मली मैंने बोला हमारी मदर टंग हो गई और उसके अलावा कोई और एक लोकल लैंग्वेज भी लोग जानते होते हैं, तब ये ऐसा होता है। अदरवाइज अगर आप 2 ही लैंग्वेज की नॉलेज रखते हैं तो आप मल्टीलिंगुअल में नहीं आएंगे। अच्छा, ये नेचुरली हो सकती है बच्चों में जो लिंग्विस्टिकली रिच एनवायरनमेंट में रहते हैं। जैसे अगर हम मुंबई की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, नॉट मुंबई, महाराष्ट्र की बात करें, तो वहाँ मैंने नोटिस किया है ऐसा कि सभी लोग जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं, वो एक हिंदी तो बोल ही लेते हैं आराम से, उसके अलावा इंग्लिश वो सीख रहे होते हैं और मराठी वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट से सीखते हैं। और ये केवल महाराष्ट्र का एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, लेकिन ऐसा सब जगह है। जैसे पंजाब में चले जाइए, वहाँ हिंदी तो सभी बोलते हैं, पंजाबी उनकी अपनी लैंग्वेज हो जाती है और बाकी इंग्लिश में भी बोल ही लेते हैं। पर उसी एरिया में आपको ऐसे भी दिख जाएंगे जो केवल हिंदी और पंजाबी ही बोल पाते होंगे, इंग्लिश नहीं बोल पाते होंगे, तो वो मल्टीलिंगुअल की कैटेगरी में नहीं आएंगे। तो ये एजुकेशन और एक्सपोजर दोनों के थ्रू एक्वायर किया जा सकता है। मल्टीलिंगुअलिज्म के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, यानी ये क्या किस तरीके से यहाँ पे लेवल ऑफ लैंग्वेज यूज जो है वो कैसे स्टेजेस में देखने को मिलते हैं। इंडिविजुअल लेवल, 1 पर्सन नोज एंड यूजेस मल्टीपल लैंग्वेजेस इन डेली लाइफ। स्टूडेंट जो है वो हिंदी घर पे बोल रहा है, इंग्लिश स्कूल में बोल रहा है, मराठी फ्रेंड्स के साथ बोल रहा है। अभी मैं एग्जांपल भी दे रही थी आपको। सोसाइटल लेवल पर हो सकता है, अ होल कम्युनिटी और नेशन यूजेस मल्टीपल लैंग्वेजेस, जैसे कि इंडिया में 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं और मेनी रीजनल लैंग्वेजेस हैं जो अलग अलग बोली जाती हैं। फंक्शनल मल्टीलिंगुअलिज्म भी हो सकता है, यानी डिफरेंट लैंग्वेजेस आर यूज्ड इन डिफरेंट सेटिंग्स और पर्पसेस, यानी घर पे बात करने के लिए मदर टंग का यूज करना, फॉर्मल एजुकेशन में इंग्लिश यूज करना और किसी गवर्नमेंट कम्युनिकेशन के लिए हिंदी यूज करना। तो ये फंक्शनल मल्टीलिंगुअलिज्म कहलाता है, जहाँ पे फंक्शनैलिटी के बेस पे हम मल्टीलिंगुअलिज्म को डिफाइन करते हैं। कोड स्विचिंग एंड कोड मिक्सिंग, ये होता है, देखिए यहाँ पे लिखा भी है, मैं स्कूल जा रहा हूँ बिकॉज आई हैव अ टेस्ट टुडे। ये हम सभी यूज करते हैं, इसको हम कोड स्विचिंग कहते हैं। अगर 3 मार्कर में कोड स्विचिंग आ जाए, कोड टेस्टिंग आ जाए, तो इसका मतलब अ मिक्स ऑफ लैंग्वेज हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से। यहाँ पे लिसनर, टॉपिक और सेटिंग के हिसाब से हम बात करते हैं। जैसे कि अगर हम आज की जनरेशन से, अगर मैं प्योर हिंदी में बोलने लग जाऊँ, मैं बोल सकती हूँ लिटरली, तो वो जो आजकल के हमारे स्टूडेंट्स हैं 22, 23, 24, 25 साल वाले, ये वाले एज वाले, वो उन्हें उसमें से कुछ वर्ड समझ नहीं आएंगे और फिर वो जो स्टेटमेंट वो सुनेंगे मेरे मुंह से, उनको सर में दर्द होने लगेगा। इसमें कुछ भी ऐसी बात नहीं है जो मैं भले ही फन वे में बोल रही हूँ, लेकिन ये सच में होगा। सिमिलर इन द केस ऑफ दोज जो
बिल्कुल प्योर हिंदी जानते हैं, और वो जब कहीं मिक्स सुनते हैं तो उनको वो बीच में वो वर्ड्स खटकने लगते हैं जो इंग्लिश में बोले जा रहे होते हैं। तो ये डिपेंड करता है, कोड स्विचिंग होता है हम कन्वीनियंस के लिए करते हैं, यानी कि अगर हमारे स्टूडेंट्स हैं, इफ दे आर अंडरस्टैंडिंग अ मिक्स ऑफ बोथ, लाइक व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ यू, इट्स एन एग्जांपल, ये एग्जांपल है उसका, कि आप कोड स्विचिंग करके कंफर्टेबल कर सकते हैं लैंग्वेज को। मल्टीलिंगुअलिज्म के बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहले तो कॉग्निटिव एडवांटेजेस, मेमोरी, अटेंशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को इम्प्रूव करता है, मल्टीटास्किंग और डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज भी इम्प्रूव करता है। जब आप मल्टीटास्किंग हो पाते हैं बिकॉज आप डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज कर रहे हैं, तो आपको चीज़ों को हैंडल करने में आसानी होगी। कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, ये हमें डिफरेंट कल्चर की रिस्पेक्ट करना सिखाता है। देखिए गाइड्स जो होते हैं ना, आपने देखा होगा, मैं गई हूँ कई ऐसी सारी जगहों पर, हम जाते हैं मॉन्यूमेंट्स पे तो वहाँ गाइड्स हमें मिलते हैं, तो वो डिफरेंट कल्चर की लैंग्वेज को रिस्पेक्ट करते हैं, वो मल्टी लिंग्विस्टिक नेचर को फॉलो कर रहे होते हैं। कम्युनिकेशन बेटर होता है, मैंने बोला ना कंफर्टेबल हो जाते हैं, कम्युनिकेशन बेटर होता है, बात सही से डिलीवर हो पाती है। अकेडमिक और करियर ग्रोथ में हेल्प करता है, जिसके पास मल्टीपल लैंग्वेजेस की नॉलेज जिन्हें होती है, वो बहुत सारे ऐसे वर्क करते हैं फ्रीलांसिंग में या अदरवाइज भी, जहाँ पर वो बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज ले सकते हैं। ये सब आप पढ़ के क्विकली लिख लेंगे, मैं बस एक क्विकली ओवरव्यू कर रही हूँ। और इमोशनल और सोशल ग्रोथ भी होती है, कॉन्फिडेंस आता है, अगर एक से ज़्यादा लैंग्वेज, दो से ज़्यादा, तीन से ज़्यादा लैंग्वेजेस आपको आती हैं, तो आप जिक्र जरूर करेंगे कहीं ना कहीं इस बात का कि आई कैन स्पीक दैट। तो कुल मिला के मल्टीलिंगुअलिज्म जो है वो केवल लैंग्वेजेस को जानना नहीं है, बल्कि अच्छे से कम्युनिकेट करना, अडेप्ट कर पाना, उस एनवायरनमेंट से कनेक्ट कर पाना, ये सब चीज़ें भी इसका पार्ट होती हैं। अब नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा उसमें हम टाइप्स ऑफ स्पीच डिसऑर्डर की बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 10 मार्कर में सीधे सीधे पूछ लिया जाता है, और पूछा जाएगा तो आप कर भी आएंगे, आई एम श्योर। चलिए कैसा लगा आज का वीडियो जरूर बताइएगा, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।